हाँ जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है। और आज जो है हम लोग जहाँ छोड़ा था हमने रूरल डेवलपमेंट जो टॉपिक है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो बातें हमारी रह गई थी, यानी मेन बातें हम कर चुके हैं, कुछ एक बातें जो है वो बची हुई है, उनको हम देख के इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आइए, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमने एक बार पहले पढ़ा है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए क्विकली आपको सिर्फ बता देता हूँ। हमने ये देखा कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, फिर रूरल डेवलपमेंट के अंदर की इश्यूज़ क्या क्या है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ की कमी हो। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम्स है रूरल एरियाज़ की। देन क्रेडिट फैसिलिटीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, उसके सोर्सेज क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है। ये काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, जिसमें हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। हमने 1954 इंडिपेंडेंस के बाद से देखना शुरू किया कि आज़ादी के टाइम में जहाँ 90% नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे, आज 70% इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से फाइनेंस हो रहा है रूरल एरिया के अंदर। दूसरी चीज़ वहाँ पे हमने देखी, फिर 1954 के अंदर ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, पूरे भारत के स्तर पे एक रूरल क्रेडिट का सर्वे करने की कमेटी बने, उसने कोऑपरेटिव्स पे जोर दिया। फिर 1969 के अंदर सोशल बैंकिंग, ठीक है, एरिया अप्रोच जिसको कहते हैं, और साथ में जो क्लास बैंकिंग है उसको मास बैंकिंग बनाने का प्रयास किया। फिर 75 में नरसिम्हा के उसके रिकमेंडेशन के ऊपर आरआरबीज आई। 82 में नाबार्ड आया। नाबार्ड ने आरबीआई के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को दिया था, एक तो एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन, एक ये एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एआरडीसी, ठीक है, और एक दो और थे कोई एग्रीकल्चर से संबंध जो आरबीआई के अंडर थे, उनको अब नाबार्ड ने संभाल लिया। 82 में नाबार्ड आया। ठीक है, नेशनलाइजेशन हुआ 1969 के अंदर, 80 के अंदर। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनका एग्जिस्टेंस में आना, तो ये सब मिलके जो है वो पूरा करते हैं। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की हमने बात की, तो मार्केटिंग के अंदर हमने देखा कि मार्केटिंग की डेफिनेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, मार्केटिंग के अंदर फसल जो तैयार है उसको काटना, काट के जो है वो मार्केट के अंदर जब तक आप बेच नहीं देते, बीच की सारी एक्टिविटी, ठीक है, यानी उसको फसल को कलेक्ट करना, ग्रेडिंग करनी, पैकिंग करनी, कुछ प्रोसेसिंग करनी, ट्रांसपोर्टेशन करना, स्टोरेज करना और बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, ये सारी गतिविधियां जो है वो मार्केटिंग के अंदर शामिल है। फिर हमने देखा प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होने के कारण 10% हमारा प्रोड्यूस जो है वो वेस्ट हो जाता है, 10% के करीब। फिर इंडिया के अंदर ये समस्या रही है हिस्टोरिकली कि प्रॉपर वेट करने की मशीनें नहीं थी, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड, सड़कें, कनेक्टिविटी। तो इस वजह से जो है वो सही सूचनाओं का अभाव था, सही भाव का पता नहीं था, तो इस वजह से ये दिक्कत होती थी। तो सरकार ने कई सारे पॉलिसी मेजर्स लिए, सरकार ने कुछ प्रयास किए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहला तो मार्केट जो है, एग्रीकल्चर मार्केट, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आना, पारदर्शिता। मंडी सिस्टम जो है वो लागू करना, ठीक है, मंडियों के अंदर फेयर प्राइस मिले सभी को, तो जो कीमतें हैं वो अखबारों में और अलग अलग चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, किसानों तक। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, कि इस भाव पे ये जीरा बिक रहा है, इस पे गेहूं बिक रहा है, इस पे बाजरा बिक रहा है, क्लियरिटी होनी चाहिए। साथ में हमने देखा ई नाम करके एक प्रोजेक्ट है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इसके जरिए सारी मंडीज को कनेक्ट किया गया। फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, वेयर हाउसिंग, इनसे कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो जरूरी है मार्केटिंग के लिए। फिर कोऑपरेटिव मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, कि साथ मिलके जो है वो आप क्या करो, बेचो, जैसे अमूल वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कुछ पॉलिसीज बनाई गई, जैसे एमएसपी की पॉलिसी हो गई, पीडीएस सिस्टम हो गया, बफर स्टॉक हो गया जो एफसीआई मेंटेन करता है। तो इन सब की वजह से किसानों की जो फसल है उसको अच्छे दाम पे सरकार खरीदती है। इसके बाद हमने देखा अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, मतलब जो रेगुलर मार्केटिंग के तरीके हैं, बेचने के तरीके हैं, उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव तरीके की भी इजाद हुए, जिसमें एक तो डायरेक्ट सेलिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जैसे ये ग्रोफर्स वगैरह, ये जो है ना, बिग बास्केट और इस तरह की जो ऑनलाइन ऐप्स है, जो ऑर्गेनिक और अच्छे प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवाते हैं मॉल्स के अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आप खेती कीजिए, आपका जो भी उत्पाद है हम डायरेक्ट ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं इसको, ठीक है।
फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, अपनी मंडी, ये हाडसपुर मंडी, रायतू बाजार, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उजावर मंडी सीधा सीधा पूछा जा सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो आप प्लीज इनके स्टेट्स को याद रखिए। फिर अब इसके बाद जो है वो आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार रिवीजन हो गया क्विकली, 5 मिनट लगे, अब जो है वो आगे हम चर्चा शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमें पता है ज्यादातर लोग किसके ऊपर निर्भर है, कृषि के ऊपर निर्भर है। लेकिन कृषि की दिक्कत क्या है वो हम बात कर चुके हैं कि ओवर डिपेंडेंस है, मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। मान लो ये इतना एरिया है जिस पे खेती हो रही है, यहाँ पे 100 लोगों के लिए जगह है जिनको रोजगार मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे काम कर रहे हैं 250 लोग, ठीक है। तो जो 150 एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं, हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, डिसगोइंग या अंडर एम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। दिखने में तो 250 लोग रोजगार पा रहे हैं, लेकिन 150 ऐसे हैं जिनका इफेक्टिवली उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। अगर 100 लोग मिलके काम करेंगे तो भी उतने ही टन की फसल आएगी, 250 काम करेंगे तो भी उतने ही फसल आएगी, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं एक तरीके से बेरोजगार है। तो अब सरकार को जरूरत महसूस हुई कि भाई अगर हमें रूरल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट करना है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, तो जो कृषि क्षेत्र है इसके ऊपर निर्भरता जो है वो कम करनी पड़ेगी लोगों की। और गैर कृषि, कौन सा, गैर कृषि रोजगार के साधन आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसको कहते हैं नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। फार्म के अलावा यानी खेती के अलावा अन्य रोजगार जो है वो जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया गया कि कुछ अन्य जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब ऐसी गतिविधियां जिससे उत्पादन होता है, ठीक है। एक तो आप घर पे बैठे हो, गाना सुन रहे हो, दिन भर एंजॉय कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इससे कुछ भी प्रोडक्टिव चीज नहीं हो रही है जो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हो। हमारी देश की अर्थव्यवस्था में आप कोई योगदान नहीं दे रहे हो अगर आप घर पे पड़े हो, लेकिन कोई आप ऐसी गतिविधि कर रहे हो जिसपे उत्पादन हो रहा है या कुछ प्रोडक्टिव चीज हो रही है जिससे नेशनल इनकम में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो हमें गांवों के अंदर, रूरल एरियाज में ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर लोगों को लगाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि कृषि जो है वो मेनली खरीफ और रबी सीजन के अंदर होती है, तो बाकी समय में लोगों के लिए रोजगार पाना मुश्किल हो जाता है। 2 सीजन के अंदर तो खेती कर ली, बाकी क्या करेंगे, मानसून के अलावा तो फ्री हो गए। तो हमें जो वर्क फोर्स है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा कृषि से उससे जुड़ी हुई अलाइड एक्टिविटीज पे। अलाइड यानी उससे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं कृषि से संबंधित, जिसमें नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कृषि से जुड़ी हुई जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनमें हमने बात की थी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है बताओ। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जैसे आपने मान लो अनार लगाए, या तो अनार आपने फसल लाई, सीधा का सीधा क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, बेच दिया, 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक गए, क्लियर। वहीं अगर आप इस अनार को क्या करो, थोड़ा सा गांव के अंदर ही छोटा मोटा प्लांट लगा के प्रोसेस करो, वहां के लोकल सब किसानों के अनार लेके उसको प्रोसेस करो, अनार से उससे कोई जूस बनाओ या अन्य कोई उत्पाद बनाओ, ठीक है। एलोवेरा है, एलोवेरा से क्रीम बनाओ, गेहूं है उससे आटा, आलू वगैरह चिप्स बनाओ, कुछ छोटी मोटी उसके अंदर प्रोसेसिंग करके आप क्या कर सकते हो, वैल्यू में एडिशन कर सकते हो। इस शब्द को बड़ा ध्यान से समझना। वैल्यू एडिशन का मतलब जहां 1 किलो अनार से सिर्फ 50 रुपए आ रहे थे, आप जूस बना के उसी 1 किलो अनार से 70 से 80 रुपए तक प्राप्त कर सकते हो। यानी जो 30 रुपए वैल्यू में इजाफा हुआ, तो इससे किसानों की आय बढ़ेगी, प्लस ये जो प्रोसेसिंग का काम होगा जहाँ पे, वहां कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा गाँव के। तो उस फैक्ट्री के अंदर, या फैक्ट्री मत कहिए उसको, जहाँ भी ये प्रोसेसिंग हो रही है, ग्रेडिंग हो रही है, ठीक है, मिल लगी हुई है, आटा आप बना रहे हो, ठीक है, चिप्स बना रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तो वहां कुछ तो रोजगार जनरेट होगा।
तो इसीलिए जो हमें वर्क फोर्स है, जो हमारी जो श्रम शक्ति है, उसको जो है वो कृषि से संबंधित जो जुड़े हुए अलाइड सेक्टर्स है, एक्टिविटीज है, उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उनमें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उनमें, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म, इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज वहां पे गांव के अंदर शुरू करनी पड़ेगी। समझ आएगा? चाहे टूरिज्म हो, मतलब दूसरे रोजगार के जरिए ढूंढने पड़ेंगे। इसमें पशुपालन भी हो गया आपका, ठीक है, हॉर्टिकल्चर भी हो गया, बागवानी भी हो गई, आप सब्जी लगा दो कुछ साइड में या कुछ और फल फ्रूट लगा दो, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब खेत की जो बाढ़ है ना, वहां पे आप कोई सागवान के पौधे लगा दो या ऐसे कोई पौधे लगा दो जिनसे थोड़ी कोई एक्स्ट्रा आय हो जाए। तो जब आपकी फसल सीजन में नहीं है तो वहां से भी आपका गुजारा हो सके। महीने के अगर 2-5 हज़ार 10 हज़ार आते हैं तो वो भी एक खाली बेरोजगार नहीं रहेगा, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना, जिस पैटर्न में आप फसल बोते हो उस पैटर्न में बदलाव करना। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि आप खेत को इस प्रकार से यूज करो, फसलें इस रोटेशन में चलाओ कि जमीन की जो उर्वरकता है, यानी जो फर्टिलिटी है, वो बनी रहे, ठीक है। आप एक ही फसल को कंटिन्यूसली लगाते जाओगे, ठीक है, या फिक्स पैटर्न में काम करोगे तो एक समय बाद आपकी उत्पादकता खेत की घट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो भी मिनरल्स थे, जो भी खनिज थे, जिसकी वजह से फसलों का उत्पादन हो रहा था, वो खत्म हो जाए। क्लियर? फिर गांव के अंदर खास करके जो महिलाएं हैं, रूरल वुमन है, वो ज्यादातर कृषि के ऊपर ही निर्भर होती है, क्योंकि दूसरा कोई काम मिलता नहीं है उनको। तो उनको भी जो है वो हमें नॉन फार्म जॉब्स के अंदर पुरुष और महिलाओं को भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइड एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? मेनली पहले नंबर पे आता है क्या? पशुपालन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। पशुपालन में क्या होता है? गाय भैंस रखते हो, बकरी रखते हो, दूध मिलता है, उस दूध से आपको एक्स्ट्रा आय मिल जाती है हर महीने फिक्स, चाहे आपकी खेती हो नहीं हो, आपका गुजारा हो सकता है। तो इससे आपको आय में स्थिरता मिलती है। फूड सिक्योरिटी, कम से कम दूध, दही, घी ये खाने को मिलेगा तो हेल्दी न्यूट्रिशन तो मिलेंगे। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे, बीमार हो जाओगे, प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो आप काम वैसे ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। फ्यूल मिलता है, काऊ डंग जो है वो उसको जला के भी आप उसको फ्यूल के रूप में भी काम करते हो, ठीक है। तो ये इनकम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 70 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, छोटे और मीडियम साइज के किसानों को, 70 मिलियन को, सॉरी, ठीक है, आय में स्थिरता प्रदान करता है। आप क्या करते हो? मिक्स क्रॉप यूज करते हो। मिक्स क्रॉप का मतलब होता है कि भी एक यहाँ पे सब्जी लगा दी, फिर दूसरी लाइन में कुछ और लगा दिया, फिर कुछ और लगा दिया, एक ही खेत के अंदर मिक्स क्रॉपिंग करना। क्रॉप यानी फसल, मिक्स यानी मिश्रित, ठीक है, अलग अलग लाइनें लगा दी। जैसे यहाँ आपने बागवानी कर रखी है, उनके बीच में खाली जगह, वहाँ आप सब्जियां बो रहे हो, ठीक है, फिर किनारे किनारे और कुछ कर रहे हो, तो उतने ही खेत को मल्टीपल तरीके से यूज करना। लाइव स्टॉक फार्मिंग, पशुपालन करना, ठीक है। अब पशुपालन के अंदर आपको पता है कि ऑपरेशन फ्लड जो था उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल था गाँव के अंदर। जो आज इतना दूध का सिस्टम प्रॉपर है कि गांव गांव से दूध कलेक्ट होता है और वो प्रोसेस होता है। अमूल और हर जगह कोऑपरेटिव जो है वो सोसाइटी जो होती है, जो दूध का दुग्ध सहकारी समिति जो है, जिसको हम कहते हैं मिल्क फेडरेशन, कोऑपरेटिव फेडरेशन, वो क्यों काम कर रहे हैं? तो ये ऑपरेशन फ्लड है, जिसकी शुरुआत की गई थी, वीवी कुरियन करके नाम था इनका, भाई साहब का, वीवी कुरियन, जिन्होंने ये अमूल वाला जो है वो पूरा सिस्टम शुरू किया था, कोऑपरेटिव वाला, कि सहकारी आप मिल के काम करो, ठीक है। जो फायदा होगा वो भी जितने इसके पशुपालक है उन तक फायदा लाभ मिलेगा, उस लाभ के अंदर हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो इस ऑपरेशन फ्लड की वजह से हमारा दूध का जो उत्पादन है वो 5 गुना बढ़ गया और हम दुनिया के अंदर फर्स्ट या सेकंड रैंक पे आ चुके हैं। ये करीब 303 मिलियन हमारे पास कैटल्स है, ठीक है। कम से कम 10 गुना हमारा मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़ चुका है 1951 से 2016 के बीच में, ठीक है। 5 टाइम वाला हटा दो, ठीक है। कारण इसका है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। फिर फिशरीज, मछली पालन, ठीक है, ये भी एक अतिरिक्त आय का स्रोत है।
तो जो इनलैंड सोर्सेज है, नदियां वगैरह हो गई, तालाब वगैरह हो गया, उनसे 65% मछलियां आती है, और मरीन से 35%। ठीक है, ओवरऑल जीडीपी के अंदर 0.9% ये कंट्रीब्यूट करता है। वेस्ट बंगाल और आंध्रा जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है फिशरीज के। ठीक है, अब इसकी भी, इस सेक्टर की भी प्रॉब्लम ये है कि जो जो मछली पालन का काम करते हैं बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, इनके पास पूंजी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनकी भी कमी होती है, जाल वाल सब उनके पुराने होते हैं। तो इससे इन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। तो सरकार इन तक भी योजनाओं के जरिए जो है वो फिशरीज को भी एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट के रूप में जनरेट कर रही है। फिर हॉर्टिकल्चर, बागवानी, इंडिया जो है वो फ्रूट्स के अंदर कुछ के अंदर वर्ल्ड लीडर है। मैंगो हो गया, बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, और ओवरऑल फ्रूट और वेजिटेबल के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। जीडीपी में 6% योगदान है इसका। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल जो उत्पादन होता है उसमें 1/3 जो है वो हॉर्टिकल्चर का है। ठीक है, बागवानी का है। क्लियर। फिर आता है, अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, कौन सी फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप नाम जरूर सुन रखा होगा। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या होता है अल्टरनेटिव फार्मिंग? इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्लियर कट मान के चलिए एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा आपको। अल्टरनेटिव फार्मिंग को समझते हैं। देखिए, अल्टरनेटिव फार्मिंग का मतलब होता है कि जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो परंपरागत तरीके से आप खेती कर रहे हो, ठीक है, उससे नहीं करना, कुछ अल्टरनेटिव तरीका निकालना। ठीक है, अब परंपरागत खेती का तरीका क्या है? ठीक है, उसमें आप खाद बीज डालते हो, केमिकल्स डालते हो, यूरिया डालते हो, डीएपी डालते हो। ठीक है, ये सब तरीके आप यूज करते हो ताकि आपका उत्पादन बढ़े। अब इसके साथ एक ही तरह का आप क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करते हो। ठीक है, सर्दी में ये बो दिया, बरसात में ये, फिर गर्मियों में ये, सर्दी में, बरसात में, गर्मी, फिक्स पैटर्न, रबी खरीफ तीनों के अंदर एक फिक्स पैटर्न से आप करते हो। तो उस क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना, मिक्स क्रॉपिंग करना, ये जो नई नई तकनीक है, ये सब अल्टरनेटिव, वैकल्पिक खेती है। ठीक है, तो इसको अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है, सतत अप्रोच है खेती की, जो प्रयास करती है रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स, की जो केमिकल्स आप यूज कर रहे हो उसको कम किया जाए, और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है, ऐसे तरीके जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, उनको इस्तेमाल करें, ताकि जमीन की जो उत्पादकता है वो लंबे समय तक बनी रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल यूज करोगे तो वो बंजर हो जाएगी जमीन। अब कुछ अल्टरनेटिव फार्मिंग के मेथड्स है, तरीके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहला आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मैं बता चुका हूँ कि आप अलग अलग फसलों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि आपकी जमीन की जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता है, क्वालिटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री का मतलब जंगल, यानी आप अपनी खेती के साथ साथ पेड़ पौधे और ये ट्रीज वगैरह लगाएं जिनसे कुछ आपको आय मिल सके। ठीक है, फिर इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ऑर्गेनिक तरीके से काम करना, कोई भी केमिकल का यूज किसी तरीके से नहीं करना, सब कुछ ऑर्गेनिक। खाद भी अगर यूज करनी है तो गौमूत्र, गाय का गोबर, और उनको सड़ा के उसके अंदर केंचुए डाल के उससे खाद क्रिएट करना। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक तरीके, पत्ते वगैरह हो गए सड़े हुए। ठीक है, फिर पर्माकल्चर, ये क्या होता है? यानी वो गार्डन बनाते हो ना आप, छोटा सा एक लिमिटेड एरिया के अंदर, लो मेंटेनेंस गार्डन। ठीक है, इसको कहते हैं पर्माकल्चर। ये नई नई टेक्निक है, आपने ग्रीन हाउसेज देखे होंगे, पूरा पैक होता है, फिर जमीन की बजाय पानी के अंदर खेती की जाती है। ठीक है, तो ये बायोडायनामिक फार्मिंग, इसमें गार्डनिंग वगैरह हो गई, फसल मल्टी लेयर्स में करना। वही जमीन आपके पास लिमिटेड है तो उसमें आप 5 फ्लोर बना दीजिए अलग अलग। ठीक है, एक्वा, वो वाटर वाला, पानी के अंदर करना। कवर क्रॉपिंग, ठीक है, तो इसके अंदर कवर क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है? यूजिंग क्रॉप एज लिविंग मल्च और इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू द सोइल एज ए ग्रीन मैन्योर टू मैनेज सोइल फर्टिलिटी।
मतलब वो हरी जो फसलें हैं उनको खाद के रूप में इस्तेमाल करना, वो अंदर सड़ जाएगी, वो जमीन की जो उर्वरकता है वो बढ़ा देगी, उसमें नाइट्रोजन की कमी है या कोई दूसरे एलिमेंट की कमी है तो वो बढ़ा देगी। ठीक है, फिर इसमें सोइल कल्टीवेशन, क्रॉप न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, फसल का प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ और लैंडस्केप मैनेजमेंट वगैरह सब हो गया कि भाई जमीन का अगर इरोजन हो रहा है, ठीक है, कटाव हो रहा है तो उसको रोकना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, लैंडस्केप मतलब एक भूमि का जो एंगल है, जो एरिया जिस टाइप से बना हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब तरीके आते हैं अल्टरनेटिव फार्मिंग के अंदर। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अल्टरनेटिव फार्मिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना, कौन सा है, क्या क्या है मेथड्स। तो हमने देखे जो भी ट्रेडिशनल जो परंपरागत तरीका है ना, केमिकल फर्टिलाइजर ये यूज करें, उसके अलावा कुछ नया तकनीक जो है वो यूज करना, ताकि जो हमारा नेचुरल जो चीजें हैं उसको मेंटेन रखना। उसमें वाइल्ड लाइफ भी आ गया, लैंडस्केप भी आ गया, क्रॉप का प्रोटेक्शन भी आ गया। ठीक है, नेचुरल चीजों को खाद के रूप में यूज करना, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया। ठीक है, ये सब। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ये अल्टरनेटिव फार्मिंग का ही एक तरीका है और वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एग्जाम के लिए। ठीक है, 5 स्टार लगाऊंगा इसके ऊपर, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है ये एक अल्टरनेटिव फार्मिंग का तरीका है जिसमें आप क्या करते हो, आप अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो फसल के और पशु के। पशुपालन में भी ऑर्गेनिक तरीके से हो सकता है, इंजेक्शन वगैरह नहीं यूज करना, विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, किसी तरह का केमिकल यूज नहीं करना। ठीक है, यानी जो महंगे ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है, ज्यादा यील्ड वाले वैरायटी सीड्स HYV, ये सीड्स का उत्पादन हुआ था, शुरुआत हुई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में, जब हरित क्रांति आई थी तब यहाँ पे जो बीज लेके आए थे वो इस टाइप के थे कि उनसे पहले जो बीज हम काम में लेते थे उनसे फसल का उत्पादन कम होता था, उनमें कीड़े ज़्यादा लगते थे। ठीक है, खराब ज़्यादा होती थी फसल, मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होती थी। ऐसे बीज बनाए गए इस हरित क्रांति के अंदर जो ज़्यादा टिकाऊ थे, उत्पादन ज़्यादा हो रहा था, मौसम की मार झेल सकते थे, कीड़े नहीं पड़ते थे, खरपतवार नहीं होता था उनके पास। यानी जो बीज जो थे, सीड्स जो थे, वो ज़्यादा यील्ड वाले वैरायटी वाले सीड्स को यूज़ किया जा रहा था। फिर पेस्टिसाइड्स को, कीटनाशक को हम यूज़ करते थे, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते थे, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, फॉस्फेट हो गया, इनको, ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ये सब गतिविधियां हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम शुरू की थी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है इन सब को बंद करके आप लोकली अपने ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो फसल का उत्पादन करो, किसी तरह का कोई केमिकल यूज मत करो। अब जो ये ऑर्गेनिक तरीका है इसमें 2-3 दिक्कतें हैं। एक तो इसमें लेबर ज्यादा लगती है। ठीक है, ये लेबर इंटेंसिव ज्यादा होता है। केमिकल वाले में तो आप ड्रोन से छिड़काव कर दो, दवाई डाली, मामला खत्म। इसमें पहले आपको पूरी खाद खुद ही तैयार करनी है लोकली ऑर्गेनिक तरीके से, फिर वो खाद को ज्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन अगर आपको बढ़ाना है। ठीक है, प्लस उत्पादन भी जहां केमिकल डालने से बहुत ज़्यादा हो रहा था उतना ज़्यादा उत्पादन इसमें नहीं होगा, इसकी लाइफ भी कम होगी लेकिन इसकी रेट ज़्यादा मिलेगी। नॉर्मल प्रोडक्ट अगर 100 रुपये किलो मिल रहा है तो ऑर्गेनिक वही फ्रूट जो है वो डबल रेट में मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। क्लियर, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में नॉर्मली ये तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो क्रॉप रोटेशन को यूज किया जाता है, प्रॉपर क्रॉप्स को रोटेट किया जाता है। फिर कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर को यूज करना। कंपोस्ट का मतलब होता है वो उसमें गोबर, गोमूत्र और जो केंचुआ वगैरह जो डाल के कंपोस्ट बनाया जाता है नेचुरली, जिसको खाद के रूप में यूज किया जाता है। फिर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, नेचुरल तरीके से जो है वो कीड़ों को, कीटनाशक को आप रोकने के प्रयास करते हो। कुछ ऐसे फसल होते हैं, कुछ ऐसे वो होती चीजें जिनको आप लगा देते हो फसल के साथ, तो उससे जो है वो ये कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। ओके, और कल्टीवेशन के लिए आप मैकेनिकल तरीके यूज करते हो। ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर ही यूज नहीं करना, सब हाथ से करने हैं गड्ढे भी, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं है। ओके, अगला नेक्स्ट मेथड है कौन सा, कोऑपरेटिव फार्मिंग।
कोऑपरेटिव फार्मिंग बड़ा सिंपल है। कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट जो है, सहकारिता का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। सहकारिता क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है एक सब के लिए, सब एक के लिए, ठीक है, यानी सब साथ मिलके काम करेंगे। कोऑपरेटिव का जो सहकारिता का कॉन्सेप्ट है वो आपने सुन रखा होगा, एक सब के लिए और सब एक के लिए। यानी मान लो 10 लोग हैं, वो अलग अलग खेती कर रहे हैं, ठीक है, ये इधर कर रहे हैं, सब अपने अपने खेत में अलग अलग खेती कर रहे हैं, ABCD, और सबके बीच में बाढ़ भी हो रही है, अलग अलग खेती कर रहे हैं, तो कोई सबको फायदा नहीं हो रहा है। सबने कहा हम साथ मिलके क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को एक साथ खेती करते हैं, ठीक है, जो भी फसल आएगी, जो भी उत्पादन होगा उसका फायदा सबको होगा, क्योंकि बड़े स्तर पे अगर हम खेती करेंगे तो खर्चे कम होंगे, ठीक है, आपको बीच में इतनी सारी बाउंड्रीज बाढ़ नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही आपको प्रोटेक्शन यहाँ चाहिए, आप महंगे इक्विपमेंट खरीद सकते हो मिलके, ट्रैक्टर, लेटेस्ट टेक्निक की मशीनें वगैरह, ठीक है, अकेले आदमी के लिए अफोर्ड करना वो संभव नहीं है। तो ये सहकारिता का कॉन्सेप्ट ये होता है कोऑपरेटिव का। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब जहां किसान जो है वो साथ मिलके फसल उगाते हैं, फसल को काटते हैं और उसको बेचते हैं, तो वो किसान अपने संसाधनों को पूल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें शेयर्ड ओनरशिप होती है, शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, शेयर्ड प्रॉफिट होते हैं, मिलके ही मालिकाना हक मिलके, संसाधन भी मिलके और लाभ भी सब मिलके कमाते हैं। इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का कि अगर कोई भी काम आप बड़े स्तर पे करते हो, बड़े स्तर पे, तो आपकी लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आप मान लो 10 शर्ट बनाओगे तो प्रति शर्ट बनाने की कीमत ज्यादा होगी, वही 1 लाख शर्ट बनाओगे तो मशीनों का इस्तेमाल करोगे तो प्रति शर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। चाइना इसीलिए सक्सेसफुल है, सस्ते बनाता है, क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हासिल करता है। इकोनॉमी का मतलब जो है वो मितव्ययिता या कम खर्चा, स्केल का मतलब बड़े स्तर पे काम करने से आपको इकोनॉमी प्राप्त होती है, चीप प्रोडक्ट बनता है, सस्ता बनता है, ठीक है। पूरा जो खेत है इसमें मिल के चलाते हैं, लेकिन एक किसी को मैनेजमेंट का काम किसी एक यूनिट को दे देते हैं कि भाई आप हम सबके ब्याह पे इसको मैनेज करो, ठीक है, जो सदस्य है वो ही मिलके अपने में से एक को चुन लेते हैं। अब इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी थी, एक कोई कमेटी थी 45 के अंदर, उसने ये कोऑपरेटिव फार्मिंग को 4 टाइप से बांटा, ठीक है। एक होता है कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग, यानी किराए पे है आपका खेत, ठीक है, और आप मिल के जो है वो फार्मिंग कर रहे हो। एक होता है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, एक होता है कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, एक होता है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। कुल मिला के याद रखना पड़ेगा, ये 4 तरीके हैं, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, बेटर फार्मिंग और जॉइंट फार्मिंग, TCBJ। ओके, ये 4 इसके टाइप्स है कोऑपरेटिव फार्मिंग के। एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा कोऑपरेटिव फार्मिंग का तरीका नहीं है। क्लियर? ओके, अब इतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी इनको भी समझ सकते हैं कि ये क्या क्या होता है, फर्दर इनको एलोबरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके नाम से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इसके बियॉन्ड, ठीक है। टेनेंट, कलेक्टिव, बेटर और जॉइंट फार्म। इसके बाद ये अलग अलग रिवोल्यूशंस हुए, ये तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन ये MS स्वामीनाथन जी ने दिया था। एवरग्रीन का मतलब कि भाई इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी को जोड़ के अब सभी क्षेत्र के अंदर हमें रिवोल्यूशन लेके आना है, क्रांति लेके आनी है। ये नई कृषि नीति आई थी सन 2000 के अंदर, MS स्वामीनाथन जी लेके आए थे। उस कृषि नीति में हमारा टारगेट था कि हम 4% के करीब जो है वो ग्रोथ अचीव करें कृषि के अंदर प्रति वर्ष वृद्धि, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि नीति। इसको एवरग्रीन रिवोल्यूशन का नाम लिया था। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू, ब्लैक, ये आपको पढ़ोगे तो आपको नाम से कलर ध्यान पड़ जाएगा। ओके, अब ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने और क्या क्या प्रयास किए, सरकार की क्या क्या नीतियां रही है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कुछ योजनाएं वगैरह है, योजनाएं तो इतना कोई खास उसमें समझने लायक नहीं है, फिर भी
तो सरकार ने समय समय पे अलग अलग अप्रोचेस को अपनाया है ग्रामीण विकास के लिए। एक है मल्टीपर्पज अप्रोच। शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद 1950-52 के अंदर ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह शुरू किए थे। मल्टीपर्पज अप्रोच का मतलब इन स्कीम्स के अंदर कई सारे पर्पज होते थे, अलग अलग एरियाज को एक ही स्कीम के जरिए कई क्षेत्रों को प्रयास किया जाता था। सिंचाई भी होता था, उसमें क्रॉप रोटेशन भी होता था, सॉरी क्रॉप रोटेशन क्या, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी होता था, ठीक है, बीज भी देते थे। तो मल्टीपर्पज की अप्रोच अपनाई। फिर एक सरकार की अप्रोच थी सेक्टोरल अप्रोच, कि सेक्टर वाइज अलग अलग टारगेट किया जाए। कृषि के अंदर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए एक अलग स्कीम, हर एरिया वाइज अलग अलग स्कीम। तो इसमें ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, कि भाई कृषि के विकास के लिए, कृषि का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम्स एरिया वाइज। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स 1960 के बाद लेके आए। फिर टारगेट ग्रुप अप्रोच, कि पूरा जो रूरल एरिया है सभी को दिक्कत थोड़ी है, उसमें जो बड़े किसान हैं मीडियम साइज के उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो छोटे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं तो उन टारगेट लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। तो ऐसी स्कीम्स जो बैकवर्ड सेक्शन है कृषि के अंदर, जो लेबर है, ठीक है, छोटे किसान है, उन तक जो है वो कैसे मदद पहुंचाई जाए। तो इसके लिए अलग से संस्थाएं बनाई गई, ये SFDA, MFDA, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी और मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। ये नाम पूछे जा सकते हैं, स्मॉल फार्मर्स की डेवलपमेंट की एजेंसी और मार्जिनल फार्मर्स के डेवलपमेंट की एजेंसी, साफडा माफ्डा। फिर अगली अप्रोच थी सरकार, ये अलग अलग समय समय पे अप्रोचेज थी सरकार की। एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, कि पूरे क्षेत्र के ही जो बैकवर्ड एरियाज है उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। तो इसमें हमने कई सारी ऐसी स्कीम्स देखी है जो आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में भी पढ़ते होंगे। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया, सूखे से प्रभावित, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो राजस्थान में चलता है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्षेत्र वाइज डेवलपमेंट के प्रोग्राम। जबकि टारगेट ग्रुप क्या था, स्पेसिफिक ग्रुप वाइज लोगों को टारगेट किया गया, फिर सेक्टर को टारगेट किया गया, और मल्टीपर्पज, ये अलग अलग अप्रोचेज है। फिर बेसिक नीड्स अप्रोच, तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम था 1990 के अंदर, और एक मिनिमम नीड प्रोग्राम था कि जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की कम से कम वो तो पूरी की जाए। फिर रोजगार प्रदान करने के लिए भी अलग अलग स्कीम्स निकाली गई। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे बड़ी स्कीम थी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना हो गया, मनरेगा 2005 के अंदर, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए पूरी तरह से, ओके। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गया। बैंकिंग क्षेत्र को भी बढ़ाने के लिए एरिया अप्रोच, ठीक है। लीड बैंक स्कीम्स, नरीमन कमेटी थी 1969 के अंदर। 1969 में कई काम हुए, नेशनलाइजेशन हुआ, मास बैंकिंग भी कहते हैं, सोशल अप्रोच भी कहते हैं। लीड बैंक स्कीम क्या थी, कि भाई हर एरिया के अंदर किसी एक बैंक को लीडर बना दो, लीड बैंक का दर्जा दे दो। अब उसकी जिम्मेदारी है उस एरिया के अंदर किसानों तक, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट पहुंच जाए। इसी तरह सर्विस एरिया अप्रोच आती है, कि हर बैंक का जो सर्विस एरिया वो तय कर दो कि आपको इन एरिया के लोगों को सर्विस देनी। भारत निर्माण प्रोग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रामीण विकास के लिए, 10वें एक्चुअली उसमें आया था पंचवर्षीय योजना में 2005 के अंदर, क्लियर, भारत निर्माण प्रोग्राम। फिर ग्रामीण विकास के लिए पहले तो एक विभाग था 1974 में, 82 में अलग से मंत्रालय बना दिया गया, रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाएं भी है जो ग्रामीण विकास के लिए सरकार की काम करती है, जैसे RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, अलग से फंड बना रखा है ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। देखिए चिंता मत कीजिए, इतनी बातें याद हो जाएगी, हम रिवाइज भी करेंगे अभी, है ना, अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ ये, इसमें अब समझने लायक कुछ है नहीं, तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ जस्ट, लेकिन इसको 1-2 बार हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे तब ये चीज़ें याद हो जाएगी। ये याद करने वाली चीज़, जो समझने वाली थी वो पहले थी, उसको हमने समझा। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, ठीक है। इसी तरह से ये काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है,
फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 1958 में बना, फिर 77 में इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोड के डेवलपमेंट के लिए। फिर DRDA, ये जिला लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ग्राम जिला लेवल पे, जो बाद में मर्ज कर दी गई जिला परिषद के अंदर। ठीक है, 2003 के अंदर इसको मर्ज कर दिया। DRDA ये बना था, वो DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो अलग है। फिर राजस्थान में जैसे ये रूडा है, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, अब ये सरकार की कुछ स्पेसिफिक स्कीम जो बड़ी बड़ी है वो दे रखी है। इसमें सबसे पहले तो हरित क्रांति है, जिसका ग्रामीण विकास पे बड़ा प्रभाव है। हरित क्रांति 1965 में शुरू हुई थी। ठीक है, ये नॉर्मन करके थे, जिन्होंने, जो फादर माने जाते हैं इसके, किसके, ग्रीन रिवॉल्यूशन के, दुनिया भर में मैक्सिको के थे आई थिंक, जिन्होंने वो हाई ईल्ड वेराइटी सीड का इजाद किया था। भारत के अंदर MS स्वामीनाथन को इसका फादर माना जाता है। VV कुरियन को माना जाता है ऑपरेशन फ्लड का। ठीक है, तो हरित क्रांति के अंदर प्रयास क्या था कि तेजी से वृद्धि की जाए गेहूं और चावल। मेनली दो ही फसलों को फायदा हुआ हरित क्रांति का, वो थे कौन से, गेहूं और चावल। ठीक है, और क्षेत्र भी लिमिटेड थे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश का थोड़ा बहुत पार्ट, मेनली पंजाब हरियाणा, इसी क्षेत्र में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा देखने को मिला। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट क्या था हरित क्रांति में, कैसे बढ़ाएंगे हम उत्पादन को। आपको बताओ तो 1965 से पहले युद्ध हुआ था चीन से, पाकिस्तान से 65 में हुआ था, खाने की कमी हो गई थी, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सब बातें आपको बैकग्राउंड में पता होगी। ठीक है, तो उस समय जरूरत महसूस हुई कि हमें फूड के अंदर आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, बाहर से जो घटिया क्वालिटी के अमेरिका से हम इंपोर्ट करते थे गेहूं, जो खाने लायक भी नहीं होते थे, उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था। तो इस भूखमरी को खत्म करने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना था, खाद्य उत्पादन और हमारे फूड की सिक्योरिटी के लिए। तो हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इसमें मेन फोकस जो था कि एक तो जो बीज आप यूज कर रहे हो वो हाई ईल्ड वाले, जो ये नॉर्मन जी ने बनाए थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, वो बीज लेके आओ, जाके उत्पादन ज्यादा हो, क्रॉप ज्यादा, रेसिस्टेंस दिखाए, मौसम की मार से, कीटनाशक खरपतवार से बच के रहे। फिर एग्रीकल्चर में मशीनों का यूज बढ़ाओ, फव्वारा टेक्निक, ड्रिप सिस्टम, ट्रैक्टर हो गया। पहले हल से खेती करते थे तो बड़ा खेत जोतने में दिक्कतें होती थी। फिर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को यूज करो, केमिकल्स का यूज करो। फर्टिलाइजर का मतलब खाद के रूप में, और पेस्टिसाइड का मतलब वो अगर कीटनाशक के रूप में। और इरिगेशन, सिंचाई सुविधाओं को में बढ़ाना, सरकार ने नहरें और अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए सिंचाई सुविधाओं का फैलाव किया गया। तो अब ये इधर का जो एरिया है ना, पंजाब हरियाणा, यहाँ सिंचाई सबसे ज्यादा है, तो यहाँ सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को मिला कि गेहूं वगैरह बहुत मास स्केल पे बढ़ गया इसका प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, डबल क्रॉपिंग। ठीक है, और फार्मिंग जो एरिया है, क्षेत्र जिसमें खेती होती है, वो लगातार बढ़ता गया। नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इसका, लिमिटेड एरिया में काम किया, सिर्फ वीट और राइस के लिए किया गया, बड़े किसानों को फायदा हुआ, ज्यादा फर्टिलाइजर से जमीन की हेल्थ खराब हो गई, हेल्थ इश्यूज, कैंसर वगैरह भी हो गए। इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो इतना ज्यादा मिसयूज कर दिया कि अब पानी खत्म हो गया। क्लियर। अगली बड़ी स्कीम है भारत निर्माण योजना, 2005 के अंदर 10वें पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये मेनली ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना थी, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या था, ड्रिंकिंग वाटर, एक तो पानी पीने की सुविधाओं का बढ़ावा करना, हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना, घर देना ग्रामीण क्षेत्र में, ये सब इंफ्रा में आता है। इरिगेशन, सिंचाई बढ़ाना, ग्रामीण रोडें बढ़ाना, इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर रूरल टेलीफोन वगैरह, ये सब। तो इसमें हमें पूछा जा सकता है इसमें क्या नहीं था भारत निर्माण, तो कोई एक अलग से चीज दे देंगे। क्या क्या था, पानी, घर, रोड, ठीक है, बिजली और टेलीफोन वगैरह, इस तरह की चीजें। इरिगेशन, सिंचाई। मनरेगा 2005 में आया ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, ये लीगल गारंटी देता है आपको 100 दिन के अंदर 100 दिन का मिनिमम रोजगार देने की।
ठीक है। बाकी तो ये योजना आप देख लेना, अभी कोई इतनी खास नहीं है, लास्ट में पढ़ लेंगे, अभी भूल जाओगे वैसे ही आप, ठीक है। तो अब मेरा निवेदन है कि एक बार आप यहाँ रीडिंग तो ज़रूर करनी है आपको स्कीम्स की, है ना। मैं भी पढ़ाऊंगा एक बार, मतलब रीडिंग करवा दूंगा, बाकी ये खुद एक बार आप प्लीज़ पढ़ें खुद से सारी योजनाएं। क्लियर, मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही दी है, और जो ऊपर बड़ी बड़ी दे रखी है ऊपर की 5-6 स्कीम्स तो ज़रूर पढ़ना है आपको। क्लियर। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीचे दे रखे हैं उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कल की क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ पढ़ने की अप्रोच हमारी यही रहेगी, कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, भले टाइम लगे, एक क्लास में छोटा सा कॉन्सेप्ट खत्म हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो याद रखने वाली चीज़ें उनको याद करने का प्रयास करेंगे। कैसे? तो हर क्लास के अंदर रिवाइज करने से शुरुआत करेंगे, और टॉपिक ख़त्म होने के बाद फिर से रिवाइज करेंगे। ये 3 होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करेंगे। दैट्स इट। 100% एश्योरेंस है कि जो पढ़ रहे हैं मोर देन इनफ है, इसके बियॉन्ड कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना मेरा आपसे वादा है। बस मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि आपको जैसे ही क्लास हो डेली बेसिस पे पढ़ना है, भले आप कितना पढ़ो, 15 मिनट के लिए। जो क्लास में हमने अभी डिस्कस किया तुरंत 15 मिनट बैठ के एक बार खुद से तसल्ली से पढ़ लो, लेकिन ये डेली पे होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 7 दिन का 15 मिनट करके 2 घंटे एक साथ पढ़ लो, या आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, एक पैराग्राफ ही तो पढ़ा था, ऐसा नहीं। डेली मतलब डेली, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा। इस बात की इम्पोर्टेंस ये है कि आप आजमा के देखो, ठीक है। रिजल्ट की गारंटी मेरी, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एग्जाम में पड़ेगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।